क्या दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में जिनको अब तक बेल मिली है, क्या वो सही था या एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया था? क्या कोर्ट के पहले के वार्निंग कि उन बेल ऑर्डर्स को प्रेसिडेंट मत बनाओ एक्चुअली इग्नोर किया जा रहा है? और सबसे बर्निंग सवाल जिसे सुनते ही कोई भी चौंक जाए कि क्या एक अक्यूज्ड ने सच में कहा था कि कोर्ट को उनके नानी याद दिला देंगे? ये लाइन सिर्फ कोर्ट नहीं बल्कि पूरे केस का टोन शिफ्ट कर देने वाली चीज है। दिल्ली राइट्स 2020 का लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को जो कुछ हुआ वो लिटरली कोर्ट ड्रामा से कम नहीं था। इमेजिन एक ऐसी हियरिंग जहां एक तरफ 6 अक्यूज्ड बेल मांग रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस एकदम फुल पावर मोड में उनकी बेल को अपोज कर रही है। आर्ग्यूमेंट्स, एलिगेशंस, प्रेसिडेंट, पैरिटी सब स्टेज पर है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर पार्टी की टोन से क्लियरली फील हो रहा है कि स्टेक्स हाई है। अब हियरिंग शुरू होती है और दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी एसवी राजू सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज करते हैं कि द बेल ऑर्डर्स वर नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड एज प्रेसिडेंट। दैट इज क्लियर। The law which was enunciated by the High Court was not approved by this court। यानी उनका सिंपल कहना था कि जो बेल 3 को अक्यूज्ड नताशा नरवाल, देवांगना कलिता एंड आसिफ इकबाल तन्हा को मिली थी, उसका इस्तेमाल अब ये 6 अक्यूज्ड अपने फेवर में नहीं कर सकते। उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि वो बेल ऑर्डर्स प्रेसिडेंट नहीं बन सकते और यहीं से कोर्टरूम में एकदम से एनर्जी शिफ्ट हो जाती है क्योंकि डिफेंस की तरफ से पैरिटी का आर्गुमेंट बार बार उठ रहा है। अब पैरिटी सिंपल शब्दों में होता है कि अगर एक अक्यूज्ड को बेल मिल चुकी है सेम एफआईआर में, सेम एलिगेशंस पर, तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस का कहना है कि पैरिटी का ग्राउंड यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है और एएसजी एसवी राजू इस बात को मल्टीपल बार एम्फसाइज करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उन तीनों को अक्यूज्ड को बेल दी थी तो वो उनके हिसाब से एक लीगल इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए का सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता अनलेस केस इन्वॉल्व्स डिफेंस ऑफ इंडिया। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन को कभी अप्रूव नहीं किया, यानी लॉ के एंगल से वो बेल ऑर्डर फ्लॉड थे और फैक्ट्स पर बेस्ड थे, नॉट ऑन अ जनरल लीगल प्रिंसिपल। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिसेस एनवी अंजारिया और अरविंद कुमार की बेंच ने सवाल भी किया कि दैट मीन्स ऑन फैक्ट्स ही कैन शो इट क्लेम पैरिटी। तो इस पर एएसजी राजू ने तुरंत क्लैरिफाई करते हुए कहा कि दे वर ग्रांटेड बेल नॉट बिकॉज ऑफ लॉ बट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ फैक्ट, और साथ ही रिपीट करते हुए कहा इफ द रिगरस ऑफ सेक्शन 43 स्टैंड देन बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। इस पॉइंट पर लगता है जैसे प्रोसिक्यूशन ये लाइन ड्रॉ करना चाहती है कि बेल को प्रेसिडेंट बनाकर यूज नहीं किया जा सकता, चाहे एफआईआर सेम हो, चाहे अक्यूज्ड का रोल ओवरलैपिंग हो। और ये बात ऑब्वियस हो जाती है जब बेंच पूछती है कि द ऑफेंसेस अराइज फ्रॉम द सेम एफआईआर, जिस पर एएसजी सिंपली बोलते हैं यस। इस पर वापस से जस्टिस अरविंद कुमार पूछते हैं कि देन हाउ डू यू डिस्टिंग्विश, जिस पर एएसजी राजू फिर से एम्फसाइज करते हैं कि डिस्टिंक्शन लॉ वर्सेस फैक्ट्स का है। दे आर रिलाइंग ऑन अ जजमेंट ऑफ को अक्यूज्ड, द लॉ वाज नॉट अप्रूव्ड बाय दिस कोर्ट। इसी के बीच एसजी तुषार मेहता अपने आर्गुमेंट शुरू करते हैं जो काफी एक्सप्लोसिव होते हैं। उनका असर्शन स्ट्रेट और शार्प था कि दिस वाज नॉट अ स्पॉन्टेनियस राइट, इट वाज अ वेल डिजाइंड, वेल क्राफ्टेड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, प्री प्लान्ड राइट। उनका कहना था कि पूरा नैरेटिव कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट था या प्रोटेस्ट के बीच में कुछ स्पॉन्टेनियस वायलेंस हुआ था वो मिथ है। उनके हिसाब से एविडेंस क्लियरली शो करता है कि स्ट्रैटेजी थी, कोऑर्डिनेशन थी, इंटेंट था। और जब वो शर्जिल इमाम के अलेज्ड स्पीचेस को कोट करते हैं तब तो कोर्टरूम और टेंस हो जाता है। एसजी मेहता बोलते हैं कि ही सेज इट्स हिज heartfelt wish for चक्का जाम for every city where Muslims reside, that Delhi should not get milk or water। और साथ ही ये भी कहा कि the countrymen were being divided on communal lines। उनका एम्फेसिस ये था कि स्पीचेस का इंटेंट सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि अलिजेडली कम्युनल डिवाइड क्रिएट करना था और सिटी फंक्शनिंग को पैरालाइज करना था। वो एक लाइन और कोट करते हैं जो काफी वायरल हो भी गया है कि कोर्ट को उनकी नानी याद दिला देंगे। अब एसजी मेहता का आर्गुमेंट था कि इस तरह के स्टेटमेंट्स क्लियरली केओटिक डिसरप्शन का इंटेंट शो करते हैं, ना कि पीसफुल प्रोटेस्ट का। प्रोसिक्यूशन का नेक्स्ट एंगल था डिले टैक्टिक्स। एसजी तुषार मेहता असर्टिवली बोलते हैं कि दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, ईच ऑफ देम आर्ग्यूड फॉर 4 to 5 days फॉर अपोजिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। और ये पॉइंट इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि डिफेंस की तरफ से बेल मांगने का एक ग्राउंड डिले इन ट्रायल भी होता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन यहाँ कह रहा है कि डिले तो अक्यूज साइड की वजह से हो रहा है।
यानी उनका कहना है कि जब फैक्ट्स टफ हो जाते हैं देन डिले द ट्रायल एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। इसके बाद एसजी तुषार मेहता ने व्हाट्सएप चैट्स का रेफरेंस दिया जो उनके वर्ड्स में एक सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड अटेम्प्ट को शो करता है। वो क्लेम करते हैं कि द व्हाट्सएप चैट शो हाउ द प्रॉपर्टी इज टू बी डैमेज्ड, हाउ मनी इज टू बी कलेक्टेड। उनके हिसाब से ये राइट्स अ केस ऑफ कम्युनल राइट्स पर से भी नहीं थे, ये एक कोऑर्डिनेटेड प्लान था विद क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब एएसजी एसवी राजू फिर से पैरिटी वाले आर्ग्यूमेंट पर वापस आते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि नताशा नरवार और देवंगना कलिता वुमेन अक्यूज थी। उनका रोल फैक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट था और उनके बेल ऑर्डर्स के अगेंस्ट जब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट आई थी तो कोर्ट ने इंटरिम स्टे भी दिया था और क्लियरली बोला था कि वो बेल ऑर्डर्स प्रेसिडेंट ना समझे जाए। He quotes, "It was said that it was not to be treated as precedent and may not be relied upon by any other party." और फिर फाइनल ऑर्डर मई 2, 2023 को पास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लीगल रीजनिंग को अप्रूव नहीं किया। अब एसजी एसवी राजू एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज करते हैं जो स्पेसिफिकली उमर खालिद के केस से रिलेटेड था कि वो पहले भी बेल मांग चुके हैं और पैरिटी का आर्ग्यूमेंट तब भी उन्होंने रेज किया था। उनका कहना था कि यू कैन फाइल सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस बट यू कांट डू सो ऑन द सेम फैक्ट्स, देयर हैव टू बी चेंज्ड मटेरियल सर्कमस्टेंसेस। और इस केस में उनके हिसाब से नो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हुआ है, यानी अगर पहले पैरिटी रिजेक्ट हो गई तो अब भी सेम ग्राउंड पर बेल नहीं मिल सकती। अब प्रोसिक्यूशन एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन प्लेस करती है कि ट्रायल कोर्ट भी अक्यूज की तरफ से डिले से फ्रस्ट्रेटेड था। एएसजी एसवी राजू बोलते हैं कि द ट्रायल कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्ट्रेस बिकॉज द अक्यूज्ड आर डिलेइंग द प्रोसीडिंग्स। यानी प्रोसिक्यूशन इस नैरेटिव को पुश कर रहा है कि जो डिले है वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अक्यूज्ड का है, तो बेल के लिए डिले इन ट्रायल का ग्राउंड वैलिड नहीं हो सकता। अब व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में इस हियरिंग के एंड में ये मैटर नवंबर 20 तक के लिए अर्जन हो गया है, पर कोर्ट रूम में एक साइलेंस रह जाता है, एक ऐसा साइलेंस जिसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं, आंसर्स कम। क्या 6 अक्यूज्ड को बेल मिलेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट पैरिटी को कंप्लीटली शट डाउन कर देगा? क्या यूएपीए के सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 फिर से एक वॉल बनकर खड़ी हो जाएगी? और क्या प्रोसिक्यूशन के नैरेटिव के राइट्स प्री प्लान थे, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड थे, वो कोर्ट के माइंड पर हैवी वे करेगी? इस सब का जवाब फिलहाल होल्ड पर है एंड द टेंशन इज क्लियरली बिल्डिंग। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।